नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के इस स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार का फैसला जल्दी ही आने वाला है, जो तय करेगा कि सूबे में किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा दरकिनार। आज के अपने खास एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के मुस्लिम मतदाताओं की। अब तक के 4 चरणों के मतदान में कैसा रहा उनका वोटिंग पैटर्न और 5 तारीख के आखिरी चरण के मतदान के लिए क्या है उनकी तैयारियां। हर रोज की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और चुनाव विश्लेषक मुकेश रंजन, जिन्होंने बिहार के चुनाव में बनते बिगड़ते चुनावी समीकरणों पर पैनी नजर बना रखी है। मुकेश जी, बिहार के मुसलमानों का जो वोटिंग ट्रेंड है पहली नज़र में क्या कहता है? देखिए, बिहार थोड़ा उत्तर प्रदेश से अलग है और बिहार में जो मुसलमानों का जो वोटिंग ट्रेंड बिकॉज हम बिहार को कई रीजनों में बांट सकते हैं और क्षेत्रवार देखा जाए तो मुसलमानों के वोटिंग बिहेवियर में बहुत अंतर दिखता है। अब आपको जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि सीमांचल का मुसलमान थोड़ा रिजिड वोटर होता है और आप कुछ क्षेत्र है, तिरहुत का क्षेत्र ले ले या चंपारण के क्षेत्र ले ले, तो वहाँ पे उतनी रिजिडिटी होती नहीं है और मिला जुला वोट होता है। और उसके पीछे जो कारण है वो सोशल रीज़न है कि सोशल एसिमिलेशन और जो सौहार्द है वो सौहार्द ठीक ठाक है और कई ऐसे गांव हैं जहां सब साथ रहते हैं और आसपास में रहते हैं। इस बार के चुनाव में जो मुस्लिम वोटर है वो महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है, तो क्या इसके जवाब में वोटों का ध्रुवीकरण भी हुआ है? जो प्रतिक्रियावादी वोट हैं क्या वो भी एक तरफ आए हैं? देखिए, वो एक फैक्टर दिखता है और इसके लिए भाजपा के श्रेष्ठतम नेताओं के द्वारा भी इस तरह की कोशिश की गई है और पोलराइजेशन का फायदा तो भाजपा को मिलता है। जो आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण की बात, तो वो ध्रुवीकरण मुझे नहीं लगता है कि वोटरों ने उस तरह से ध्रुवीकरण अपने आप को पोलराइज किया है। और चूंकि देखिए, जब तक हिंदू पोलराइज नहीं होता है तो रिएक्शन में मुसलमान पोलराइज नहीं होते हैं और यदि मुसलमान पोलराइज नहीं है तो फिर हिंदू भी पोलराइज नहीं होता है। हालिया दिनों में जो भाजपा नेताओं के तमाम तरह के बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं इस पोलराइज को आग में घी डालने का काम कर रही है। तो मसलन ये कहना कि आपको बीफ खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ, ये कहना कि अगर भाजपा हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, तो ऐसे बयानों से क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, ये अंग्रेजी में एक वर्ड है बफ, तो बफ का मतलब भैंस से है, ठीक है। और ये जो बीफ का मुद्दा उठाया गया, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में जब पोलराइज हुआ है बिहार में पहले भी, उसमें एक वैमनस्य और एक खूनी खेल जब तक नहीं होता है धरातल पे तब तक पोलराइज नहीं होता और बयानों से बिहार का मतदाता ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हाँ, बयानों से थोड़ी बहुत खलबली मचती है तो कुछ ऑलरेडी पोलराइज्ड जो इलाके हैं, जो मैं पहले आपको मुकेश जी, यह तू है या मैं हूं या किसी ने मेरे हाथों में आईना दिया है, आपको लगता है कि इसमें दोनों जो महागठबंधन है वो भी बराबर से शरीक हैं? लालू जी के कई बयानों को आप देखें, नीतीश जी के बयानों को देखें, तो वो भी कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं वोटरों को। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं, पर इसको थोड़ा मैं दूसरे तरीके से इसको एनालाइज करूंगा। इसमें ऐसा हुआ कि भाजपा चल पड़ी थी अपने विकास के मुद्दे पे और भाजपा विकास को ही लेकर चुनाव में आना चाहती थी और जंगल राज को अपना एक ढाल बनाया था उन्होंने और जंगल राज वर्सेस विकास की बात हो रही थी। इसमें जो दोष है, जो शुरू करने का जो शुरुआती दोष है, वो है राजद के, खास करके लालू जी ने, जब उन्होंने यादव और उनके साथ इमोशनल अपील करना शुरू किए। जब जाति आई चुनाव में तो उस जाति, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लालू जी को भी मौका दिया आरएसएस ने, जब भागवत जी ने रिजर्वेशन के पुनर्विचार की बात कह दी, वहां से उन्होंने उसका फायदा उठाया और जात को लामबंद करने लगे। जब जात लामबंद होने लगा तो मिडवे बीच में जाकर पूरा कैंपेन डिरेल हो गया भाजपा का और भाजपा भी कूद पड़ी उसी जात और धर्म की राजनीति में। मुकेश रंजन के साथ हमारी बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में
मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका के बारे में। बस एक चांस और। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार का आम वोटर इसी मानसिकता का शिकार दिखा। मुद्दे वही साल 2005 वाले थे। जंगल राज की कालिक नीतीश साफ कर चुके थे, बस उसे चमकाने की जरूरत थी। विकास का डबल डिजिट वाला आंकड़ा डबल आकर्षण पैदा कर रहा था। विकास की आस ने नीतीश का मैजिक मुसलमानों के बीच भी बनाए रखा। भाजपा बिहार में बी टीम की भूमिका में थी। नीतीश के विकास का एजेंडा हावी था। हालांकि बिहार में चुनाव जाति धर्म के आधार पर ही हमेशा लड़े जाते रहे, लेकिन 2005 और 2010 में जाति काट के बजाय विकास को मुद्दा बनते देखा गया, जिसका नतीजा रहा कि सम्मिलित रूप से मुस्लिम वोटर भी भाजपा को वोट करते दिखे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2010 के चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों का क्या हुआ। अमौर की बात करते हैं सबसे पहले, जहां मुस्लिमों की आबादी 74.3% है, जो बिहार में सबसे ज्यादा है। यहां भाजपा की सबा जफर ने जीत दर्ज की। बैसी, जहां मुस्लिमों की आबादी 69.06% है, वहां से भाजपा के संतोष कुमार जीते। प्राणपुर, जहां मुस्लिमों की आबादी 49.27% है, वहां से भाजपा के विनोद कुमार सिंह जीते। नरकटियागंज, जहां मुस्लिमों की आबादी 29.83% है, वहां से भाजपा के सतीश चंद्र दुबे ने जीत हासिल की। अगर इन आंकड़ों पे बात की जाए, बैसी हो, नरकटियागंज, प्राणपुर, तो हम क्या समझे कि अगर 70% मुसलमानों की आबादी है और सीट भाजपा के पाले में जा रही है। देखिए, 2010 की बात कर रहे हैं और 2010 में नीतीश कुमार के साथ थे सरकार में भाजपा। कई ऐसे स्कीम्स और कई ऐसे पॉलिसीज चले भाजपा के कैबिनेट में रहते हुए भी, जो कि मुसलमानों के भले के लिए चल रहे थे। दूसरा, नीतीश की जो अपील थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी मुसलमानों के बीच में, जिसका फायदा भाजपा को मिलता था। नीतीश से अलग होने के बाद यदि भाजपा ये कहती है कि नीतीश जंगल राज की तरफ जा रहे हैं, तो भाजपा नीतीश से अलग होने के बाद ये कम्युनलिज्म की तरफ भी जा रही है। तो दोनों का अपना अपना नफा और नुकसान। इससे ये माना जाए कि 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने विकास को प्राथमिकता दी कहीं ना कहीं। 2010 में सांप्रदायिकता मुद्दा बन ही नहीं पाया, और उसका कारण ये था कि इतना बेस इफेक्ट खराब था, और लालू प्रसाद यादव और रबड़ी देवी की जो सरकार चल रही थी पिछले 15 साल से, उसके खिलाफ एक उन्माद था लोगों में। मुकेश जी, नीतीश जी ने मुसलमानों के वोट तो लिए थोक भाव में, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए जो प्रयास होने चाहिए, कब्रिस्तानों की बाउंड्री और कुछ दिखावटी बातों को छोड़ दी जाए, तो ऐसा उनके जीवन में कोई बुनियादी फर्क ला पाने में नाकामयाब रहे। देखिए, बुनियादी फर्क जीवन में कब आता, वो सरकारी अनुकंपा और ना ही वो समाज की मुख्य धारा से उस कदर जुड़ पाए। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि आप जो बुनियादी बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बुनियादी बदलाव किसी व्यक्ति के जीवन में सरकारी अनुकंपा और सरकारी स्कीम के बेसिस पे नहीं आ सकता है। उसके लिए था इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए था इंडस्ट्री, उसके लिए था बिजली, उसके लिए था शिक्षा, उसके लिए था स्वास्थ्य, और सबसे बड़ी बात उनके लिए स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए था। मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी। मुस्लिम मतदाता के मिजाज को समझने समझाने का सिलसिला हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले हमारे स्पेशल प्रोग्राम कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर और जानते हैं कि उस दौरान बिहार के मुस्लिम वोटरों का क्या मूड था।
साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण के संकेत मिलते हैं, लेकिन कई ध्रुवों ने इसे एक शक्ति की तरह उभरने से रोका। रुझान बताते हैं कि मोटे तौर पर तकरीबन 60% मुस्लिम वोटर राजद कांग्रेस गठबंधन के साथ गए, जबकि तकरीबन 21% मुस्लिम वोट जदयू के पाले में गए। मुस्लिम वोटरों के बिखराव का फायदा भाजपा को मिला। बिहार बीजेपी की पहचान बदल चुकी थी। नीतीश की बी टीम की जगह अब नरेंद्र मोदी का चेहरा बड़ी पहचान के साथ उभरा था, जिसके साथ जुड़ा था हिंदुत्व का एजेंडा और साथ ही गुजरात दंगे की टीस। बिहार का मुसलमान इस पहचान के साथ आगे नहीं बढ़ सका, यहां तक कि उन्होंने मोदी के विकास के एजेंडे को भी तरजीह नहीं दी। नतीजन राजद और जदयू को इसका फायदा मिला, लेकिन आज की तारीख में स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि भाजपा को इसका नुकसान नहीं हुआ। 40 में से 31 सीट हासिल कर बीजेपी गठबंधन शानदार जीत दर्ज कराने में कामयाब रही। क्या माना जाए 2014 के चुनावी नतीजों को? देखिए, एक चीज़ साफ है, आपने जो इलाके बताए हैं, जिस इलाके में 50% और उससे ज़्यादा मुसलमान थे, उन सारे इलाकों में भाजपा की जीत नहीं हुई। ठीक है, ये एकदम साफ है। मुकेश जी, अगर बिहार में 2014 के लोकसभा चुनाव को पैमाना माना जाए तो साफ तौर पर दिखता है कि जितने मुसलमान वोटरों का रुझान नीतीश और लालू और कांग्रेस के साथ रहा, महज 21% मुस्लिम वोटर नीतीश के साथ आए। देखिए, जो क्रेडिबिलिटी की बात होती है, तो चूंकि नीतीश बाबू कुछ दिन पहले तक भाजपा के साथ बैठे हुए थे और नीतीश बाबू जो अलग हुए भाजपा से, वो कम्युनल और सेकुलर एजेंडे पे ही हुए, और उनका जो पर्सनल खुंदक था, जो भी पर्सनल राइवलरी थी नरेंद्र मोदी के साथ, ये दो फैक्टर उनके दिमाग में थे। उसके बाद 14 के चुनाव में इन्हें एहसास हुआ है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव भाजपा को फायदा दे गया है। तो 14 चुनाव के बाद ये कवायद शुरू हुई कि ये तीनों एक साथ आए, जिससे कि जो ये बिखराव है उस बिखराव को रोक सके। जो अंतिम 5वां चरण है, ये सीमांचल का जो पूरा इलाका है, तो यहाँ मुस्लिम वोटर काफ़ी निर्णायक साबित होने वाले हैं, और जिस तरह से वो लामबंद हो रहे हैं एक तरीके से महागठबंधन के पक्ष में, तो आपको लगता है यहाँ जातीय समीकरण टूटेंगे और भाजपा को भी कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा? देखिए, लामबंद हो रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जातीय समीकरण तब टूटते हैं जब, देखिए, भागलपुर जैसा एक सीट है, वहाँ भी 30-35% मुसलमान हैं और भागलपुर फिर भी भाजपा जीतती रही है, क्योंकि वो मुसलमानों की संख्या 50 के ऊपर नहीं जा रही थी। और जो पोलराइजेशन हुआ, वो पोलराइजेशन में एक परिदृश्य है, एक राइट है, उसके पीछे एक दंगा है। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे यूपी की बात कर रहे हैं, तो आप यूपी में देखेंगे कि लो इंटेंसिटी के छोटे छोटे दंगे अक्रॉस यूपी चल रहे हैं। बिहार में एक भी दंगा नहीं हुआ, इतने उकसाए जाने के बावजूद भी। तो आपको मैं एक बात कह दूं कि जो मुसलमान वोटर है, ठीक है, और जो जातीय वोट है बिहार का, वो छोटे मोटे उकसाए पे नहीं उकसेगा। मुसलमान भाजपा एक नेचुरल उनका चॉइस नहीं है, तो वो लामबंद हो जाएंगे उनके खिलाफ। जातियां जब तक टूटेंगी नहीं तब तक भाजपा का फायदा नहीं है। जातियां टूट गई तो केवल मुसलमान वोट से कुछ नहीं होगा। मुस्लिम मतदाताओं के मन को टटोलने की हमारी कोशिश यूं आगे भी जारी रहेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब समझने की कोशिश करेंगे कि साल 2015 यानी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों का कैसा रहने वाला है रुझान। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबा देने वाले स्पेशल प्रोग्राम कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। हमारी खास पेशकश में अब बारी है मुस्लिम वोटिंग ट्रेंड को समझने की। आइए साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता के मन को टटोलते हैं। इससे पहले कि हम मुस्लिम मतदाताओं के मन को टटोले, आपके मन में क्या बातें हैं जरा शेयर करें। देखिए, एक चीज़ तो साफ है, कोशिश हो रही है पोलराइज करने की, और भाजपा ये मान बैठी है कि मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलेगा। बिहार में मुस्लिम वोटरों की ये आबादी
करीब 17 से 20% है। राज्य में लगभग 65 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की तादाद 75% तक है। 50 से अधिक सीटों पर 10 से 20% मुस्लिम वोटर हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए इस दफे के विधानसभा चुनाव में बिहार का मुसलमान ये साफ संकेत दे रहा है कि वो इस बार गलती करने के मूड में नहीं है। उनके इस मूड के मद्देनजर लालू और नीतीश ने उन्हें एक अच्छा ऑप्शन भी दिया है। महज 1 साल में बिहार के राजनीतिक पटल पर इतना कुछ बदल गया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। दो बिल्कुल विरोधी ध्रुव आज एक साथ आ गए हैं। हाँ, नारे दो जरूर लग रहे हैं। एक और लालू मंडल और माई का दम भर रहे हैं तो नीतीश विकास का राग अलाप रहे हैं। इस शोर ने 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव को काफी रोचक बना दिया है, लेकिन जनता भ्रम की स्थिति में है। नरेंद्र मोदी के एक ऊंची छलांग लगाने के आह्वान को सुने या नीतीश के विकास के बेबी स्टेप्स के फंडे पर विश्वास करें, मुस्लिम मतदाता के अंदर किसी तरह की कोई दुविधा का भान नहीं दिखता। विगत चरणों के चुनावी रुझान साफ संकेत दे रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच कांग्रेस जदयू राजद का महागठबंधन पहली पसंद लगातार बना हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी अपनी पूरी रणनीति मुस्लिम मतदाताओं के इसी मूड के मद्देनजर बुन रखी है। सीमांचल में ओबीसी का दखल और उत्तर पूर्व बिहार में पप्पू यादव के जनाधिकार का शंखनाद बीजेपी की मुश्किलें आसान बनाते दिख रहे हैं। मुकेश जी, ओबीसी चले नहीं उस कदर जितनी उम्मीदें थी भाजपा को। देखिए, ओवैसी जी का वही है जो आज प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, तो ओवैसी जी के केस में भी वही हुआ। लोगों को ज़मीन पे समझा दिया गया कि ये हैदराबादी है और ये हैदराबाद से आया हुआ मुसलमान आपका नहीं हो सकता है, हम सब आपके हैं और आपके साथ रहते हैं। मुकेश जी, क्या वजह है कि बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17 से 20% है, फिर भी कोई कद्दावर मुस्लिम नेता सामने नहीं आ पाता? एक वक्त था तारिक अनवर ने नुमाइंदगी की, कभी तस्लीमुद्दीन एक चेहरा रहे, पर एक ऐसा स्वीकार्य चेहरा, एक बड़ा स्वीकार्य चेहरा वो वैसा नहीं बन पाया। हुआ क्या है कि ये पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को, पूरे मुस्लिम पॉपुलेशन को ये जो रीजनल पार्टीज थी सेकुलरिज्म के नाम पे को ऑप्ट कर लिया, और ये जो को ऑप्ट हो गई कम्युनिटी, उस प्रोसेस में क्या हुआ कि लीडरशिप नहीं आई। दूसरा है कि एक बात तो सही है कि ये फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी की तरफ से, एक तरह का फेलियर है कि लीडरशिप थ्रो नहीं कर पाते हैं ये। और लीडरशिप थ्रो नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि मुसलमान के वोट को आज तक वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझा गया। ये आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भी वही किया, उसके बाद जो जहाँ जहाँ से कांग्रेस हटी वहाँ रीजनल पार्टीज आ गईं और एक जाति और मुसलमान को जोड़ के, और तीसरा फैक्टर जो आया वो भाजपा का। तो भाजपा का प्रेजेंस, जो भाजपा की जो उसकी स्थिति थी, भाजपा ने बहुत तरह से फीड किया। और नरेंद्र मोदी पर बराबर ये आरोप लगता है और भाजपा पे ये आरोप लगता है कि जुमलों की सरकार है या जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। जो एक बात मैं कहना चाहता हूँ इसमें यह है कि मुझे नहीं लगता है कि जो समझना चाहिए, बीजेपी उतनी बड़ी दुश्मन नहीं है माइनॉरिटी की जितने बड़े दुश्मन मुझे ये सारे सेकुलर फोर्सेस लगते हैं। सेकुलरिज्म का डेफिनेशन तो यहाँ पर इतना अपभ्रंश कर दिया गया है, सेकुलरिज्म का डेफिनेशन तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। यदि आप प्रो मुस्लिम बात करते हैं, उनकी गरीबी को पोसते हैं, उनके इग्नोरेंस को पोसते हैं, तो आप सेकुलर हैं। यदि उनमें मॉडर्निटी लाने की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, उनको मेनस्ट्रीम में लाने की बात करते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो खो जाता है बड़े। तो अब हुआ क्या कि कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, समाजवादी पार्टी हो, ये जितनी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने, और ये सारी पार्टियां मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव रही हैं। तो इन लोगों ने ना यूज़ किया है उनको। और मैं आज जो मुसलमानों के हालात हैं उनके लिए कोई यदि दोषी है तो ये सारे सेकुलर फोर्सेज वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वही हैं। अगर आप यूपी के हालात को लें तो मुसलमानों की नुमाइंदगी को लेकर तमाम छोटे बड़े दलों का वहाँ पे गठन हुआ, पीस पार्टी और तमाम दल बने। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, बिहार में ऐसा नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या, मुसलमानों का अपना कोई दल या राजनीतिक संगठन उस रूप में सामने नहीं आ सकता। इसका कारण है कि जो पैटर्न ऑफ वोट है ना, वोटिंग पैटर्न जो है ना, वो बड़ा डाइवर्स है बिहार में। जैसे मैंने बताया ना, क्षेत्रवार। अब जब हम क्षेत्रवार चलते हैं तो आपको मैं बता दूं कि पूरा का पूरा सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर,
वैशाली, ये जो समस्तीपुर या मोतिहारी, बेतिया, ये वाला जो पूरा इलाका है, या आप थोड़ा सा पटना के अंदर आ जाएं तो पटना के और इर्द गिर्द वाले में, तो वो उस तरह से वेंजियंस वोटिंग नहीं होती है और एक तरह से वो पोलराइज वोटिंग कभी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप दरभंगा चले जाएं, झंझारपुर, मधुबनी में चले जाएं, सीमांचल में सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया, वो वाले इलाके में चले जाएं, तो वहाँ थोड़ा वेंजियंस वोटिंग है। उसका कारण है कि नंबर उनके ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो और जैसे ये वाले दरभंगा वाले इलाके में भी नंबर ज़्यादा नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, जैसे इस्लाम को और ये जो मुस्लिम पॉलिटिकल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, तो इसमें इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही हैं, ISIS का क्या हो रहा है, ISI पाकिस्तान का क्या कर रहा है, बांग्लादेश से कितने इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर, हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, तो अब जैसे स्लीपर सेल और मॉड्यूल, दरभंगा मॉड्यूल की बात करते रहे हैं हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज वाले, तो ये जो इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल है ना, बिहार का मुसलमान जो है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सेटल्ड है और एसिमिलेटेड है और वो मेन स्ट्रीम के साथ रहता है। लेकिन क्या हुआ है कि एक्सटर्नल फोर्सेस ने कई कई जगहों पे उनको एक पॉकेट बनाया है। आपको मैं बता दूं, कॉमनली सरचार्ज यूनाइटेड बिहार में झारखंड ज्यादा होता था, बिहार कम होता था। बिहार में यदि रैट्स की बात करें तो एक सीतामढ़ी रैट है और एक भागलपुर रैट, और कोई ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। और आप झारखंड चले जाएं तो हजारीबाग में रिपीटेडली 3 बार रैट हो चुके हैं, रांची में हर साल रैट का एक समा बनता रहता है। तो ये जो रांची और हजारीबाग 2 बड़े जो शहर हैं झारखंड में, तो वो 2 शहर लोकली पोलराइज करते हैं। आपकी बातों का निचोड़ क्या निकला? इस बार के 2015 के चुनाव में मुस्लिम वोटर कितने निर्णायक साबित होने वाले? देखिए, मुस्लिम वोटर इज द ओनली, एक तरह से मैं बताऊं तो अकेला एक होप है महागठबंधन के लिए, और महागठबंधन का स्ट्रेंथ यदि किसी पे टिक रहा है तो वो मुस्लिम मतदाताओं पे टिक रहा है। यानी महागठबंधन की ताकत बनकर उभरा मुस्लिम मतदाता का रुख बहुत साफ है इस बार के चुनाव में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। आज बस इतना, कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज के अपने खास एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले इन 3 महत्वपूर्ण किरदारों की, यानी बात करेंगे महिला और युवा वोटरों की और नई क्षेत्रीय पार्टियों की।